अतिरिक्त पानी हमारे खून में से निकाला जाता है। हृदय ने किडनी के माध्यम से तुरंत उसको बाहर फेंका जाता है। लेकिन कार्बन यानी कि कैपिटल सी अणु के जो धूलिकण होते हैं, ये धूलिकण रहते हैं, रजकण रहते हैं, ये कभी भी पानी में घुलते नहीं है। डायरेक्ट कार्बन कभी भी पानी में घुलता नहीं है। ग्लूकोज पानी में घुलता है, लेकिन ये कार्बन कभी भी घुलता नहीं है। इसीलिए किडनी इन्हें निकाल नहीं सकती, क्योंकि किडनी की क्षमता जो पानी में द्रवीभूत होता है, घुलनशील होता है, उसी रसायन को वो बाहर निकालते हैं। या तो वो खुद द्रव रूप होना चाहिए, नहीं तो पानी में घुलना चाहिए। ऐसे ही रसायन हमारी किडनी निकाल सकती है। खून में मिश्रित होने वाला ये जो कार्बन है, इसे ही हम कोयला भी कहते हैं। इसके जो रजकण सूक्ष्म कण होते हैं, सिंगल अणु के फॉर्म में जब तक होता है, वो लगातार खून में भरा जाता है, मिश्रित होते जाता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा उत्पन्न करते वैसे वैसे ये खून को काला गंदा भी करते रहता है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय के अभी भाग क्रमांक 25 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें हम शरीर के अंदर पैदा होने वाली जो ऊर्जा है, शक्ति है, इसका मापन करने का एक ढोबल प्रकार कैसा है और वो हम कैसे करते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में जान लेंगे। पिछले भाग में शरीर की ग्रंथियां चलाने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उस भाग क्रमांक 24 को भी आप अवश्य देख ले। अब शरीर ऊर्जा नापने का जो तरीका कैसा है और कौन सा है, क्योंकि शरीर में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा कैलोरी नाम के एकक में नापी जाती है, क्योंकि ऊर्जा नापन की इकाई है। पौष्टिकता में जितनी कैलोरी हम भोजन पेट के अंदर भरते हैं, प्राप्त करते हैं, और उस भोजन से जो हमें कैलोरीज उत्पन्न करने में आसानी होती है, उसको ऊर्जा शक्ति संबंध में और शारीरिक गतिविधि में उपयोग में लाने वाली जो शक्ति है, चेतना है, ऊर्जा के संदर्भित करते हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए कितना ऊर्जा दे सकता है, सभी पदार्थ के जो पैकेज रहते हैं, उस उत्पादक ने उस संबंध की जानकारी पैकिंग पर दी होती है और वो कैलोरी के फॉर्म में सूचित की जाती है। इसमें एक बड़ी कैलोरी का प्रतीक कैलोरी ऐसा होता है जिसे हम किलो कैलोरीज प्रतीक सी के रूप में जाना जाता है। तकनीकी रूप से 1 किलो कैलोरी का प्रतीक कैपिटल सी यानी के किलो कैलोरीज स्मॉल KCAL है, जो 1000 छोटी कैलोरियों के बराबर होता है। लेकिन कभी कभी इसे केवल कैलोरीज के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो खाद्य पदार्थ के लेबलिंग पर दर्शाए गए कैलोरीज केवल बड़ी कैलोरीज यानी केवल 1000 कैलोरीज को दर्शाते हैं। आमतौर पर इन्हें खाद्य कैलोरी के रूप में जाना जाता है। इसका एक गुणोत्तर होता है, बड़ी कैलोरीज इक्विवेलेंट टू 1000 छोटी कैलोरीज इक्विवेलेंट टू कैलोरीज यानी कि 1000 छोटी कैलोरीज के गुणोत्तर सर्वमान्य होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मांक उसे कहते हैं जो 1 ग्राम पानी को 1 सेंटीडिग्री तक गर्म करने के लिए जो भी ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा की मात्रा को नापा जाता है और उसे 1 कैलोरीज कहते हैं। 1 जूल शक्ति यानी कि 1 ग्राम वस्तु को 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक घसीटने के लिए जो भी ऊर्जा शक्ति खर्च होती है, उस कार्य का नापन जूल्स की इकाई में किया जाता है। और 1 जूल को और 1 एम्पियर करंट से प्रति सेकंड 1 ओहम के प्रतिरोध से गुजरने पर नष्ट होने वाली जो ऊर्जा है, उस रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ऐसे 3 प्रकार के नापन से ऊर्जा शक्ति को नापा जाता है। ऊर्जा के मापन की इकाई के कैलोरीज या कैपिटल सी आधुनिक जगत अनुमति से अब सार्वभौम जूल्स कैपिटल J के इकाई के द्वारा प्रतिस्थापित मानी गई है। कैलोरीज के संकेतक कैपिटल C यानी के 1 कैलोरीज के बजाय किलो कैलोरी को इंगित करता है। हालांकि अक्सर इसे गलत समझा जाता है। जब खाद्य पदार्थ पैकेट पर किलो कैलोरी के बजाय केवल कैलोरी से संदर्भित किया जाता है, तब ये थोड़ा सा भ्रामक स्थिति पैदा होती है। उसे छोटा कैलोरी समझे या किलो कैलोरी, इसमें
गड़बड़ी होती है। मानव शरीर को दिन भर गतिविधि के लिए कितनी ऊर्जा लगती है, औसत ऊर्जा कैलोरी का अनुमान यहाँ एक निम्न तालिका में मैं आपको दे रहा हूँ, उससे भी आप समझ ले। औसत दैनिक कैलोरीज की आवश्यकता विभिन्न गतिविधियों के लिए उम्र के साथ भिन्न होती है। शरीर के विभिन्न अंगों के लिए औसत ऊर्जा की अनुमानित मात्रा का प्रतिशत अंदाज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तालिका के द्वारा। जो व्यक्ति स्थिर बैठा है, ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, फिर भी उसका शरीर कम से कम 2600 बड़ी कैलोरीज ऊर्जा इस्तेमाल करता है। अभी हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, मिसाल के तौर पर हिसाब करेंगे तो एक बात को समझ लेना। एक चीनी का जो रेणु बंध तोड़ने के लिए या तोड़ने के बाद लगभग एक छोटी कैलोरी ऊर्जा पैदा होती है, ऐसा हम समझ लेते हैं अंदाज से। इस अंदाज से हम देखेंगे तब प्रतिदिन शरीर को औसत ऊर्जा लगती है उसकी आपूर्ति करने के लिए, यानी कि 2600 कैलोरीज लगती है। 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 26 लाख चीनी रेणुओं की शारीर ग्रंथियों को तोड़ने का काम करना पड़ता है। यानी कि जब 26 लाख शर्करा के रेणु हम तोड़ेंगे तब हमारे शरीर में 2600 बड़ी कैलोरीज की ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जिससे प्रतिदिन 2600 कैलोरीज इंटू 6 इंटू 1000 कैलोरीज, इसका मल्टीप्लिकेशन 156 156 लाख होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रतिदिन हम अगर 2600 कैलोरीज यूज करते हैं, यानी कि हम उतने रेणु तोड़ते हैं, यानी कि 26 लाख रेणु तोड़ते हैं, तो उस तोड़ने के बाद हमारे खून में उसके 6 गुना यानी कि 156 लाख कार्बन के अणु खून के अंदर मिल जाते हैं और खून को मैला करते हैं प्रतिदिन। जो कार्बन धूलिकण खून में फैलकर उसको मलयुक्त अशुद्ध करते हैं। इसे शुद्ध करने के लिए यानी शरीर के बाहर उसको फेंकने के लिए हृदय इस खून को फेफड़ों में हर पल भेजता है। तो दिन भर में हृदय तो सामान्य गति से हमारा दिल यानी कि हृदय मिनट को 70 बार धड़कता है, तो 1 घंटे में और 24 घंटे में 1,08,000 स्ट्रोक से खून फेफड़ों में भेजता है। 1,08,000 बार धड़कता है। अगर हिसाब के लिए एवरेज हम 1 लाख समझेंगे तो भी इस दिल की धड़कन में फेफड़ों से कम 156 कार्बन परमाणु को खून से बाहर निकालने की जरूरत होती है एक धड़कन में, क्योंकि 1 लाख स्ट्रोक होते हैं तो 156 लाख कार्बन तैयार होते हैं। एक धड़कन में हमको 156 कार्बन को बाहर निकालना जरूरी होता है। एक धड़कन में जो भी ब्लड हमारा फेफड़ों में जाता है उसमें से। ध्यान रखें, अर्थात ये बात मैंने गणितीय भाषा में अंदाज से उदाहरण के तौर पर बताई है, ये कोई एग्जैक्ट अंक आंकड़े नहीं है। फिर भी शायद इससे ज्यादा भी शरीर को काम करना पड़ता है, हो सकता है इससे दुगुना तिगुना भी काम करना पड़ता होगा। स्वस्थ बैठे रहने पर भी शरीर के स्वयंचालित अंतर इंद्रिय को चलाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो भी अंदरूनी इंद्रिय है, जो भी अंदरूनी अंतर्वर्ती जो संस्थाएं है, वो स्वयंचलित होती है। उसमें से प्रमुख फेफड़े होते हैं जो अगेंस्ट वैक्यूम काम करते हैं, हवा को अंदर खींचने का काम करते हैं। तो उनको खुद को फूलना पड़ता है और वो फूलने के कारण अगेंस्ट वैक्यूम काम करने के कारण वो जो पेशियां है उसको अपनी खुद की ताकत लगाने से खींचना पड़ता है। उसको पेट के भी जो नाभि सेंटर के हिलने से भी मदद होती है, डायफ्राम खींचता है तब वो फेफड़ा फूकते हैं और अंदर हवा खींची जाती है। क्योंकि ऐसा तो नेचुरली तो अंदर हवा जाएगी नहीं, खींचना पड़ेगा। इसके लिए 2600 कैलोरीज होते हैं, उसमें से 40% कैलोरीज ये खाली फेफड़े खर्च करते हैं। यानी कि मन की उपस्थिति में हम अगर 4 श्वासें पर प्रति मिनट ऊर्जा खर्च करते हैं तो वो ऊर्जा कम लगती है, लेकिन मन के अनुपस्थिति में अगर ये काम होता है तो मिनट में वो 15 बार उसको फूलना पड़ता है, उसकी और ज्यादा ऊर्जा खर्चा करनी पड़ती है। बाद में दूसरा हमारा जो अंतर इंद्रिय है वो हृदय है, जो 24 घंटे नींद में भी चलते रहता है। उसके लिए भी हमारी जो कैलोरीज है खर्ची होती है, उसमें से कम 25% कैलोरीज हम इसमें खर्चा करते हैं। इसका मतलब है 650 कैलोरीज हमारा हृदय का धड़कना चलने के लिए कम से कम 650 कैलोरीज लगते हैं। यानी कि औसत 60 धड़कनें प्रति मिनट होती है, ऐसा माना तो भी ये खर्चा होता है। वैसे तो हम जब भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, टेंशन में इसकी गति और भी बढ़ जाती है, 80-140 तक ये धड़कना चालू रखता है। इसके लिए जरूरत से कम ज्यादा प्रचालित होता है, ऊर्जा भी कम ज्यादा लगती है। तीसरा हमारा अंतर्वर्ती इंद्रिय जो भेजा है, मेंदु है, ये
24 आवर सक्रिय रहता है, खाली नींद में थोड़ा सा कम सक्रिय रहता है, लेकिन दिन भर उसका काम कुछ न कुछ ग्रहण करने का होता है, कुछ न कुछ आदेश देने का रहता है, बाह्य इंद्रियों को आदेश देता है। तो ये संवेदना और वेदना और आदेश का जो संतुलन उसको बनाए रखना पड़ता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट यानी कि ये ऊर्जा शक्ति की बहाव से ही ये सब संवेदना बहती है। तो मिनिमम उसको कम से कम 20% ऊर्जा तो खर्चा करनी ही पड़ती है। इसमें से यानी कि 520 औसत कैलोरीज उसको लगते हैं। ध्यान की क्रिया में उसकी गति थोड़ी कम होती है, लेकिन चिंता में उसकी ऊर्जा शक्ति और एक्टिवनेस बढ़ता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, तो ऊर्जा ज्यादा लगती है। चौथा हमारा अंतर्वर्ती इंद्रिय है जठर, जो खाने के बाद हम जब भोजन करते हैं, भोजन के बाद उसको वो भोजन पचाने के लिए बहुत सर्विंग करना पड़ता है, हलचल करना पड़ता है, और कम से कम 2 घंटा उसका वो सक्रिय प्रोग्राम रहता है। खाने के बाद उसको बहुत ऊर्जा लगती है। इसके लिए बाकी के सब बाह्य इंद्रिय शांत करता है, इसीलिए नींद आने की भी संभावना होती है। तब ये कम से कम उसको 10% कैलोरीज तो लगते हैं, यानी कि 260 औसत करीबन हम खाया हुआ अन्न पचाने के लिए लगते हैं। हम सचेत रहेंगे तो थोड़ा ऊर्जा कम लगती है, लेकिन सोने के बाद तो उसको और ऊर्जा लगती है। आपसे क्रिया भी बराबर नहीं होती है, उसकी सक्रियता भी कम होती है। फिर पांचवे जो बाह्य इंद्रिय होते हैं वो मन के आदेश पर चलते हैं। जब मन उनको कोई आदेश नहीं देता है वो हलचल नहीं करते हैं, इसलिए उनको खाली 5% कैलोरीज लगती है। हमको लगता है हम भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमारे हाथ हिलते हैं, आंख देखते हैं, तो ये सब बाह्य इंद्रिय है, उनको बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती होगी, लेकिन इनको ऊर्जा ज्यादा लगती है। 5 से 7% ऊर्जा बहुत होगी, यानी कि 130 से 150 कैलोरीज ज्यादा इनको खर्चा होता है। ऐसे औसतन 2600 कैलोरीज लगते हैं। बहुत परिश्रम करने वाले, खेतों में दिन भर काम करने वाले मजदूर लोग, यांत्रिक मशीनों पर व्यायाम करने वाले युवा लोग, तेज पर नृत्य करने वाले नर्तक लोग, ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले, कसरती खेल खेलने वाले लोग रोज हमेशा 3-4 घंटे का प्रैक्टिस करते हैं, सराव करते हैं, और इसके लिए उनकी बहुत सारी ऊर्जा खर्चा करती है। इसके लिए उन लोगों को कम से कम 3000, 3200-3600 तक कैलोरीज लगती है। इसलिए ऊर्जा शक्ति प्रतिदिन को दुगना तिगना इस्तेमाल करनी पड़ती है। तब उनके खून में ग्लूकोज शर्करा रेणु को तोड़ने का काम जलद गति से ज्यादा करना पड़ता है। उतने ही प्रमाण में गुणोत्तर में कार्बन की भी उत्पत्ति होती है। हमारा खून बहुत शीघ्रता से बड़ी मात्रा में अधिक गति से खराब अशुद्ध मैला होता है। बहुत कष्ट करने वाले किसान के शरीर या मजदूरी करने वाले लोगों के शरीर में भी कई रोगों के लक्षण 30-35 उम्र में स्पष्ट प्रकट दिखने लगते हैं। आजकल तो यांत्रिक कसरत करने वाले युवक को भी 25वें साल के पहले भी दिल का दौरा आने की संभावना बढ़ रही है। इसीलिए आदमी को अनावश्यक अति परिश्रम, कष्ट, कसरतें, व्यायाम करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। शरीर को बहुत थकाने के जो भी एक्टिविटी है वो थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इससे लाभ कम होता है, ज्यादा हानि होने की संभावना बढ़ती है। अति व्यायाम, कष्ट करने से हमारे स्वास्थ्य के बदले बीमारियां खरीद लेते हैं। इसलिए ऐसे अनावश्यक एक्टिविटी करते वक्त सावधान रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के बहुत सारे उपाय करने चाहिए, जिसके ऊपर हम नजरअंदाज करते हैं, दुर्लक्ष्य करते हैं। जब ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज के रेणु तोड़े जाते हैं, पीछे बचे अपशिष्ट का जो उत्पाद है, यानी कि कार्बन और पानी, ये दो ही बाय प्रोडक्ट्स जब हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं शरीर के अंदर, तब उत्पन्न होते हैं। यह हमारे खून में ही मिल जाते हैं। खून में मिश्रित होने से कार्बन या अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको तुरंत खून में से बाहर हटाना बहुत अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, क्योंकि यही कार्बन शरीर में खून के अंदर बहते बहते वो महाभयंकर रोगों को निमंत्रित करता है, उसको उत्पन्न करता है। यानी कि जो भी बीमारियां खून के अशुद्ध होने के कारण ही उत्पन्न होती है, बाहर से कोई रोग हमारे शरीर में आते नहीं है। वो कौन से रोग होते हैं उस भाग में मैं सब आपको बताऊंगा डिटेल में। उसको जो अपशिष्ट वेस्टेज कार्बन रहता है खून में से, उसको निकालने की जरूरत होती है। फिर इस कार्बन को निकालने की प्राकृतिक जो योजना है वो क्या है, यानी कि पानी H2O हमारे खून में जो घुल जाता है, अन्य रसायनों को हमारी त्वचा भी बाहर निकालती है, और किडनी भी अतिरिक्त जो पानी रहता है हमारे खून में से निकाला जाता है। इस गुर्दे ने किडनी के माध्यम से तुरंत उसको बाहर फेंका जाता है। लेकिन कार्बन यानी कि कैपिटल C अणु के जो धूलिकण होते हैं, ये धूलिकण रहते हैं, रजकण रहते हैं, ये कभी भी पानी में घुलते नहीं है। डायरेक्ट कार्बन कभी भी पानी में घुलता नहीं है। कार्बन का बना हुआ
ग्लूकोज पानी में घुलता है, लेकिन ये कार्बन कभी भी घुलता नहीं है। इसीलिए किडनी इन्हें निकाल नहीं सकती, क्योंकि किडनी की क्षमता जो पानी में द्रवीभूत होता है, घुलनशील होता है, उसी रसायन को वो बाहर निकालती है। या तो वो खुद द्रव रूप होना चाहिए, नहीं तो पानी में घुलना चाहिए। ऐसे ही रसायन हमारी किडनी निकाल सकती है। खून में मिश्रित होने वाला ये जो कार्बन है, इसे ही हम कोयला भी कहते हैं। इसके जो रजकण सूक्ष्म कण होते हैं, सिंगल अणु के फॉर्म में जब तक होता है, वो लगातार खून में भरा जाता है, मिश्रित होते जाता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा उत्पन्न करते वैसे वैसे ये खून को काला गंदा भी करते रहता है। इसीलिए जलचर प्राणी की और वनस्पति की जो व्यवस्था है वो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि जलचर प्राणी मात्रा में हमारे फेफड़ों के जैसा कोई अंतर इंद्रिय उसके अंदर नहीं रहता है। उनके लिए तल्ले का प्रोविजन रहता है, वो खाली पानी ही निकलता है और पानी से ही वो सब अपना शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि उसका जीवन ही पूरा पानी के ऊपर ही चलता है, उसका शरीर ही पानी के ऊपर पहुंचता है। इसीलिए जलचर मछली जंतु जो भी पानी के अंदर रहते हैं, उनको कभी भी शर्करा मिलने का कोई गुंजाइश नहीं होती कि पानी में शर्करा, समंदर में शर्करा या कोई भी मीठे पानी के स्रोत में शर्करा तो रहती नहीं। थोड़ा सा लवण मीठ नमक रहता है, लेकिन शर्करा नहीं रहती है। तो इसके लिए शर्करा से उनका शरीर का पोषण नहीं होता है, लेकिन पानी से ही और नमक से ही उनका शरीर का पोषण होता है। इसलिए उनकी कोशिकाएं जो भी पानी के रेणु होते हैं उसको ही तोड़कर या उसको ही इस्तेमाल करके अपने अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं। उनके शरीर पूरा पानी से भरा रहता है, पानी से ही बनता है। इसलिए उनके अंदर शरीर में कार्बन की मात्रा बहुत कम रहती है, नहीं के बराबर रहती है। इसके लिए उनका कोई खून मैला नहीं होता है। इसीलिए मैला निकालने के लिए के लिए कोई फेफड़ों की व्यवस्था प्रकृति ने की नहीं है। जो पौधे रहते हैं, वनस्पति रहते हैं, उनके अंदर भी फेफड़ों की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास डायरेक्ट शरीर के अंदर हवा जाती नहीं है। पत्ते जो होते हैं, चिपकी हुई हवा के जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, उसमें से खाली कार्बन अवशोषित कर लेते हैं। कोई भी वायु वनस्पति के अंदर जाता नहीं। वो हमने अन्नोत्पत्ति प्रकरण में देखा है। पिछला भाग क्रमांक 12 आप समझ जाएंगे, वो भी आप देख लीजिए, तो आपको उसका भी सब शास्त्र विज्ञान समझ में आ जाएगा। लेकिन कार्बन के जो अणु होते हैं, वनस्पतियां बाहर कभी भी नहीं फेंकते, क्योंकि वही कार्बन का इस्तेमाल करके काष्ठ बनाती है, लकड़ी बनाती है। वो भी हमने उस भाग में, जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण बताया है, वनस्पति किस प्रकार से ग्लूकोज बनाती है, उसका जो फॉर्मेशन तरीका है, विज्ञान है उसके पीछे, वो सब हमने भाग क्रमांक 12 में समझाया है। वो अगर किसी ने देखा नहीं है तो अब वो भी भाग देख लीजिए, आजू-बाजू के सब भाग भी देख लीजिए, क्योंकि उसके सिवाय एक एक भाग में एक एक बिंदु पर मैंने ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया है। थोड़ा थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। उनको प्रदूषित करने वाली कार्बन परमाणु गुर्दे द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वे पानी में घुलनशील नहीं होते, वो हमने देखा है। इसलिए खून में कार्बन कोयला का संचार बढ़ते जाता है। अगर शरीर की यंत्रणा इसे वक्त पर निकाल नहीं सकी तो इसके दुष्परिणाम से शरीर में जो भी जटिल रोगों का प्रकोप होता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। फिर प्रकृति ये कार्बन फेफड़ों के माध्यम से कैसे निकालती है, उसे हम आगे प्राणायाम प्रकरण में या आने वाले कुछ भागों में मैं आपको बहुत सविस्तर समझाऊंगा, तभी आप देख लेना। इसीलिए अब इस बात पर मैं यहाँ रुकता हूँ। आगे रक्त शुद्धि कैसे की जाती है उसका भी ज्ञान मैं आपको अगले कुछ भाग में समझाऊंगा। धन्यवाद।